Our guest here, of course, needs no introduction, but let me go ahead and complete the formalities. She is a distinguished mountaineer and a professional athlete. She has etched her name in the history books as the only Indian woman to represent Team India in alpine skiing at the Winter Deaflympics 2024 in Turkey. Her journey to this pinnacle of achievement has been nothing short of awe inspiring. So let's have a thunderous round of applause first as we try to understand her journey. जब आपने शुरुआत की तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा. तो शुरू में आपके इंस्पिरेशंस क्या थे? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशल थैंक्स फॉर द अश्विनी सर हु रिकमेंडेड माय नेम. सॉरी, क्वेश्चन. जी बिल्कुल. सवाल ये था कि काफ़ी कठिनाइयों का आपने सामना किया. कैसी कठिनाइयाँ थी वो, पहले वो समझना चाहेंगे और कैसे पार किया? राइट. मैं 7 मंथ बॉर्न हुई हूँ और 7 ईयर्स के बाद मैंने बोलना स्टार्ट किया है. आई एम ए हेरोइन एम्पायर्ड एंड सिंस चाइल्डहुड. तो बचपन में जब मैं छोटी थी तो मुझे सुनाई नहीं देता था, मुझे ये बात पता नहीं थी. और स्कूल, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे नॉर्मल स्कूल में मुझे पढ़ाया लिखाया है. तो 7 ईयर्स के बाद जब मैंने बोलना स्टार्ट किया था तो मेरे को ठीक से बोलना भी नहीं आता था. मुझे ना हिंदी पढ़ना आता था ना इंग्लिश पढ़ना आता था. तो जब मैं 10 साल की थी, 11 साल की, तब मैंने फिर धीरे धीरे हिंदी पढ़ना सीखा. जब मैं 12 साल की हुई फिर मुझे इंग्लिश पढ़ना आया. लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे ये मतलब ये समझ में नहीं आता था कि आसपास जो लोग मेरे साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं. कई बार मैं बुलिंग का शिकार हो जाती थी. कई बार मैं लोगों के जो ताने होते थे वो सुन के मैं बहुत काफ़ी अपसेट हो जाती थी. लेकिन ये होता था कि जब मैं 12 साल तक थी तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि ये क्यों हो रहा है. जब मैं थोड़ी बड़ी होती गई, जब मैंने हिंदी बोलना शुरू किया, इंग्लिश बोलना शुरू किया, लोगों के साथ मैं कम्युनिकेट करती थी. तो लोगों के साथ जब मैं कम्युनिकेट करती थी तो लोग मुझ पर हंसना शुरू कर देते थे, तो मेरा मजाक बनाना शुरू कर देते. तो इस वजह से फिर मैं लोगों से बात करना मतलब छोड़ दिया था मैंने. फिर मैं एक टैगलाइन मुझे दे दिया गया था कि मैं आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन. तो मैं अपने आप में ही रहने लग गई थी. तो मुझे डर लगने लग गया था कि अब मैं लोगों से बात करूँगी तो फिर लोग मुझ पर हंसेंगे. तो इस तरीके से फिर मैं अपने आप में रहने लगी हूँ और कहीं ना कहीं फिर मेरी जो कम्युनिकेशन है वो कहीं डेवलप नहीं हो पाई है. मैंने हेयरिंग डिवाइस मैं यूज़ करती हूँ जब मेरे पेरेंट्स को पता था कि मेरी बच्ची में ये प्रॉब्लम है. फिर इसके बाद 20 साल की उम्र में मैंने ये हेयरिंग डिवाइस यूज़ करना छोड़ दिया था क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि अब आपकी बेटी जो है वो बोलने लग गई है, अब इसको विदाउट हेयरिंग डिवाइस से ही मतलब हेयरिंग डिवाइस ना यूज़ करे तो ठीक रहेगा. तो यही है कि मैंने बहुत तकलीफ, ये सारी चीज़ें जो है बचपन में मैंने ये सारी चीज़ें फेस किया है. और अभी मैं अभी ठीक बोल पाती हूँ. बट मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है. बट आई एम नॉट ए गुड स्पीकर. बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे बोलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए. आपने बात ऐसी बोली कि हम सबको प्रेरणा मिली, तो कैसे आप कह सकती हैं कि नॉट अ गुड स्पीकर? शानदार बोला आपने, बहुत धन्यवाद. शानदार और जानदार. थैंक यू सो मच. अमीषा जी, जब आपने दुनिया की सबसे मुश्किल एवरेस्ट क्लाइंबिंग की, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी. तो उसमें से सबसे पहले चीज़ आपके दिमाग में क्या आया जब आप ऊपर पहुंची माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग करते हुए? 2019-23 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था. जब मैं सबमिट पे पहुंची तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि मैं इंडिया की पहली आई एम ए फर्स्ट पर्सन हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट in this category, in deaf category. I think this requires a big round of applause. Ladies and gentlemen, it's an honor to have her on this platform. And ये सच एक कहानी है कामयाबी की.
बाद में मुझे ये भी पता चला कि जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, जब लोगों से बात करना शुरू किया, तो मुझे किसी ने ये भी बताया कि आप इंडिया की फर्स्ट नहीं, आप वर्ल्ड की भी फर्स्ट हो। ओह! बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ये नाम कहीं जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पहली बात तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनता है। तो जब मैं वापस नेपाल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट नेपाल गवर्नमेंट से मिलता है, नेपाल गवर्नमेंट के पास मैं जब गई तो मैंने उनको बोला कि मेरे सर्टिफिकेट में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो आप 2 साल के बाद आ रहे हो, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका लीगल कुछ पॉलिसी होती है, तो वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको फिर दोबारा क्लाइम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि दोबारा क्लाइम करने के लिए फिर मुझे फंडिंग, मतलब फाइनेंशियल फंडिंग के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये भी है। तो यही मेरे दिमाग में सबसे पहले आई थी कि मैं सबसे पहले अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही थी कि इस कैटेगरी में मैं पहली पर्सन हूँ। और दूसरा ये है कि जब मैंने अपने देश का झंडा लहराया, तो और उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। थोड़ा पहले जाते हैं। ये जो आपने फील्ड चुना काफ़ी दिलचस्प था। कैसे आप इंट्रोड्यूस हुई स्कीइंग से, अल्पाइन स्कीइंग से, और किसने आपको इंट्रोड्यूस कराया, कैसे पता चला और फिर रुचि बनी? राइट। माउंटेनियरिंग और स्कीइंग बहुत एडवेंचर गेम है, एडवेंचरी गेम है। जब मैंने पहली बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में सुना था, तो मुझे पता चला कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो स्की करके जाते हैं। तो मेरा ये ड्रीम था कि मुझे करना है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उसके लिए फिर मैंने बेसिक स्कीइंग कोर्स किया था गुलमार्ग से। जब मैंने गुलमार्ग गई, तो गुलमार्ग में मैंने स्कीइंग कोर्स करने के दौरान ही मुझे पता चला था कि स्कीइंग में एक गेम भी होता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल का भी गेम होता है। तो जब मैंने बेसिक कोर्स किया, इंटरमीडिएट कोर्स किया और इसके बाद एडवांस कोर्स किया, तो मेरे तीनों कोर्स में ए ग्रेड आया था। और इसमें मेरा पहला पोजीशन, जब एक कंपटीशन होता है, 2 इवेंट होते हैं, सलालम और जेन सलालम। तो जब मैंने दोनों इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो काफ़ी मैंने एंजॉय किया उसको। और फिर मुझे लगा कि शायद मुझे इस गेम में आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किया, अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया। और मैं डफ कैटेगरी में नहीं पार्टिसिपेट करती हूँ, मैं एबल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती हूँ। और एबल कैटेगरी में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एबल कैटेगरी में मैं इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ मैं मुकाबला लड़ती हूँ। और ऐसे में मेरा फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स में मेरा 3rd मेडल आया था। अमीषा जी, एक बात बताइए, ये आप कैसे मैनेज कर लेते हो? कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? या आपकी ज़िंदगी में कोई प्रेरणा है? माउंटेनियरिंग का मतलब मेरा सपना माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना था। माउंटेनियरिंग, मैं एक पहाड़ी हूँ, तो पहाड़ी होने के नाते मतलब हम बचपन से पहाड़ तो चढ़ते हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग का जो सब्जेक्ट है A to Z वो हमको पता ही नहीं था कि क्या होता क्या है माउंटेनियरिंग। तो पढ़ाई करने के बाद जब मेरी जॉब लगी IT सेक्टर में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे भी लोगों ने मुझे बहुत ताने दिए। मतलब मुझको मेरी जो कमियों को एक साइडलाइन करके मुझे इग्नोर कर देते थे, तो मुझे बुरा लगता था। तो मैंने एक बार डिसाइड किया था कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहूँगी, जिससे लोग मुझे जाने, मेरे नाम से पहचाने। तो देन मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं ट्रैकिंग पे जाऊँगी। ट्रैकिंग नहीं, मतलब ख्याल तो मेरा ट्रैकिंग से आया था, कि ट्रैकिंग मेरी जो पहली ट्रैकिंग थी उत्तराखंड में वो 11,000 फीट की थी। तो 11,000 की फीट में जब मैंने ट्रैकिंग किया, तो मेरा एक सपना था बचपन का, वो था पायलट बनने का, जो मेरे मेडिकल इशू की वजह से मैं अचीवमेंट नहीं कर पाई। तो जब मैंने आसमान की तरफ देखा, नीला आसमान, चारों तरफ पहाड़, बर्फ़ ही बर्फ़, तो जब मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसे फील कर रही थी कि जो मेरा बचपन का सपना था, मैं उसी को मतलब इट्स लाइक कि मैं उड़ रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं 11,000 की फीट में आसमान को छू रही हूँ इस तरीके से, तो इससे 11,000 फीट से बड़ा कौन सा माउंटेन होगा।
तो मेरे दिमाग में आया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। तो देन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करूंगी। तो उसके लिए जो गाइडेंस मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं पता था। तो मैं बचेंद्री पाल मैम, जो हमारी भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, और वो बिल्कुल मेरे मम्मी के मायके से ही आती हैं। तो मैं उनसे उनसे मिली, मैंने गाइडलाइंस ली। तो वही मेरे लिए एक मोटिवेशन बनी, इंस्पायर, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया कि आपको ये बेसिक कोर्स करना, इसके बाद एडवांस कोर्स करना। तो जब मैंने अपने घर पे बताया अपने पेरेंट्स को कि मुझे जॉब छोड़नी है आईटी कंपनी की और मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना, तो मेरे पेरेंट्स ने तो पहले मना कर दिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, एक तो पापा मेरे आर्मी से रिटायर्ड हैं, मम्मी मेरी पहाड़ी है। तो दोनों समझते थे कि पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और उनको पता था कि मेरी बेटी जो है वो बहुत नाजुक है, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बट मैं भी कहाँ पीछे हटने वाली थी तो मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं अभी करूँगी। तो ठीक है, पेरेंट्स ने बोला कि आप बेसिक कोर्स करो, फिर इसके बाद डिसाइड करेंगे। बेसिक कोर्स करने के बाद मेरा काफ़ी अच्छा ग्रेड आया। मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया कि नहीं, आपकी लड़की में काफ़ी हिम्मत है। तो मेरे को भी अपने आप में पहाड़ जैसा होता है ना, वो पहाड़ जैसे बनना भी पड़ता है। तो मुझे नेचर से इतना, बचपन से तो नेचर से लगाव था ही, लेकिन नेचर को और पास से जानना, तो मुझे अगर स्ट्रांग बनाया तो वो पहाड़ ने बनाया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत। अमीषा जी, आप आने वाले विंटर डफ ओलंपिक्स में कौन से 3 चीज़ों पे फोकस कर रही है? ये हमारे दर्शकों की तरफ से ये प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको इस मंच पे पूछना चाहूँगा कि कौन से 3 चीज़ें आप फोकस कर रही हैं ताकि हमें वो गोल्ड मेडल मिले? पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगी, विंटर एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो बर्फ़ में मिलती है, और हमारे इंडिया में सिर्फ 3 महीने बर्फ़ रहती है, वो मिड दिसंबर टू मिड मार्च। और अगर कोई एक ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको चाहिए पूरा 12 महीने की ट्रेनिंग, और वो इंडिया में फैसिलिटीज नहीं है। तो ऐसे में मेरी ट्रेनिंग की अगर बात करूं तो वो हो नहीं पा रही है। और मैं अगर कहूँ कि मैं जैसे अभी मैं इंडिया की अगर मैं बात करूँ कि दिसंबर महीने का मैं वेट कर रही हूँ कि दिसंबर महीने में बर्फ़ पड़ेगी, तो हमारी जो साल भर की जो ट्रेनिंग होती है वो मैं सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं मॉर्निंग में जाती हूँ, वॉक करती हूँ, रनिंग करती हूँ, 15 किलोमीटर रन करके, एंड जिम वर्कआउट, मतलब अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मेरी फिटनेस हमें बनी रहे, फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस से भी ज़्यादा आपको मेंटल प्रिपेयर होना पड़ता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि फाइनेंशियल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में 3 महीने बर्फ़ रहती है, तो ऐसे में आपको बाहर जाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज में आपको फैसिलिटीज मिलती है कि पूरा 12 महीने वहाँ बर्फ़ रहती है। और वहाँ पे फैसिलिटीज भी ऐसे है क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो बीटर होते हैं जो स्लोप को बीट करते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है। इंडिया में हमारे पास है लेकिन बहुत कम है। 3 ही जगह पे, एक मनाली में है, गुलमर्ग में है, औली में है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये भी आती है क्लाइमेट का, क्योंकि क्लाइमेट कभी भी बदल जाता है, कभी बर्फ़ पड़ती है, नहीं पड़ती है। तो जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में औली में बर्फ़ पड़ती है, तो फिर अगर औली में अगर बर्फ़ नहीं पड़ी तो मुझे वहाँ गुलमर्ग जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है इसमें विंटर गेम्स में। तो अगर मैं डफ ओलंपिक की बात करूं तो डफ ओलंपिक में जैसे मुझे पता चला था कि मैं इंडिया से अकेली हूँ, मेरा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो मैं पिछले साल से लगी हुई थी कि मुझे स्पॉन्सर मिले, स्पॉन्सर, ताकि मैं बाहर जाके ट्रेनिंग ले सकूं, अच्छी ट्रेनिंग। तो अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत कम मिली है,
क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया कि मुझे स्पॉन्सर मिले। अभी रिसेंटली मैं अर्जेंटीना, चिली गई थी, जहाँ पे मुझे रेलवे ने और टीआईटीसी ने स्पॉन्सर किया था। तो मैं चाहती थी कि अभी भी मेरे को अगर स्पॉन्सर मिलता है तो शायद मैं ट्रेनिंग करती पूरे महीने में। तो हाँ, अभी मुझे मिनिस्ट्री ने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो आई होप कि मिनिस्ट्री से Big hand to the government. Thank you so much for encouraging. मिनिस्ट्री का भी फर्ज बनता है कि अगर इंडिया को कोई बच्ची रिप्रेजेंट करने जा रही है और इंडिया से कोई अकेला है, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री का भी हक बनता है कि उसको स्पॉन्सर करें। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जिनके कैपेबिलिटीज़ है कि जो स्पॉन्सर करने के लिए, तो वो आगे आके स्पॉन्सर कर सकते हैं, ताकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके। और क्योंकि विंटर एक ऐसा गेम है जिसने आज तक कभी किसी को मेडल नहीं दिलाया है, बट मेरी चांसेस थी कि मैं इंडिया को मेडल दिलाऊँ। बट अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी ट्रेनिंग मुझे अच्छी मिले, तो डेफिनेटली आई विल विन फॉर द इंडिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें खुशी है कि स्पोर्ट्स प्लैनेट के प्लेटफॉर्म पे आपका जो संदेश है, और सिंस हम लाइव है इंस्टा लाइव पे, तो वुड एनकरेज कॉर्पोरेट्स, ब्रांड्स टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट दिस एथलीट। अमीषा जी, अगर आपको 3 संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, या यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए, या एथलीट्स है, या स्पोर्ट्समैन है, वो कौन से 3 चीज़ें होंगी जो उनके ज़िंदगी में उनको फ़र्क पड़ सकता है? तो वो क्या 3 चीज़ें होंगी आप संदेश देना चाहेंगे? पहला मैं ये देना चाहूँगी कि नेवर लूज द होप। आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए, एंड ट्राई हार्डर टू अचीव योर गोल, सो यू विल डेफिनेटली विल द विन। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव के साथ ही आपको अपना काम करना चाहिए, और आपको खुद पे भरोसा आना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आप जैसे भी हो उसको वैसे एक्सेप्ट करो जैसे मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है, और आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तीसरा मैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारी हेल्थ की मैं अगर बात करूँ, अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो तभी आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे, और आप अपने काम को पूरा अच्छे से कर पाएंगे। तो जो मुझे समझ पड़ा है 3 चीज़ें हैं: हेल्थ, कमिटमेंट, फोकस। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में। हम भूल जाते हैं, हम बहुत टाइम वेल्थ के पीछे पड़ते हैं और हेल्थ छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया संदेश है अमीषा जी, आपने बहुत सही कहा है, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वी होप टू सी यू अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बट जैसे आपने कहा कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए, हर एक जगह पे आप फर्स्ट है, ये कहानी कामयाबी की में भी आप फर्स्ट हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और हमारे डेलीगेट्स अटेंडीज़ को एड्रेस किया। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।